इस कहानी की शुरुआत में एक शहर के ऊपर उड़ती हुई एक पतंग को दिखाया जाता है जो अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ रही होती है। इसी शहर में एक लड़की रहती है जिसका नाम इम है। इम मात्र 8 साल की है, लेकिन वो बहुत समझदार है। जब वो स्कूल से घर जाने की तैयारी कर रही होती है तभी वहां पर उसका दोस्त दिखाया जाता है जिसका नाम पीट है। हालांकि वो पीट के साथ घर जाना चाहती है, लेकिन पीट वहां से अकेला ही भाग जाता है। ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। किम अपने घर वापस आ जाती है और अगली सुबह जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो अपनी मॉम से अपने बाल बांधने के लिए कहती है, पर उसकी मॉम बिजी है। साथ ही उसके डैड भी बिजी होते हैं और ना ही उन्हें बाल बांधना आता है। दरअसल इम के मॉम और डैड दोनों ही वर्किंग है और दोनों ही काम करते हैं। हालांकि वो इम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर वो चाहकर भी उसे बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाते। अब स्कूल जाने के लिए इम तैयार हो चुकी है, लेकिन आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। इसीलिए उसकी मॉम उसे कहती है क्या मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए आऊं। इम कहती मैं 3 मिनट में भागते हुए पहुंच जाऊंगी। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम बड़े वाले रास्ते से जाना, वो रास्ता ज्यादा सेफ है। इम अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। इम के जितने भी दोस्त थे वो सब भागते हुए अपने स्कूल पहुंच चुके होते हैं और इम भी स्कूल के रास्ते में होती है। तभी दूर से दिखाया जाता है कि कोई उसे देख रहा होता है और वो पतंग जो इस कहानी की शुरुआत में आसमान में आजादी से उड़ रही थी, अब वो जमीन पर पड़ी भीग रही है। वो आदमी उस पतंग को उठाता है और इम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो इम से पूछता है क्या तुम स्कूल जा रही हो। इम कहती है कि हाँ। वो कहते हैं कि तुम्हारा छाता बहुत अच्छा है, क्या मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। इम कहती है कि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है और वो स्कूल की तरफ देखती है जो उससे थोड़ा सा ही दूर होता है, पर बारिश की वजह से कोई भी बाहर नहीं होता। इम पीछे मुड़कर भी देखती है, लेकिन पीछे भी पूरी तरह से सन्नाटा होता है और अगले पल हमें किम का छाता दिखाया जाता है जो पूरी तरह से टूटा हुआ है। इसके बाद किम के जूते, उसका बैग, उसका सामान जो कि एक सुनसान जगह पर पड़े हैं और वहां पर इम भी है। इम किसी तरह से अपने मोबाइल से एम्बुलेंस को कॉल करती है। यहाँ पर एम्बुलेंस आती है और इम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अब ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। हॉस्पिटल में इम की मॉम आकर जब उसकी हालत देखती है तो वो घबरा कर गिर जाती है। उसके पूरे शरीर पर घाव के निशान होते हैं। दरअसल उस आदमी ने न सिर्फ उसका रेप किया था बल्कि उसे मार मार कर अधमरा भी कर दिया था ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। पर हालांकि इम अभी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर कहते हैं कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके इंटेस्टाइन के छोटे और बड़े पार्ट्स हमें निकालने पड़ेंगे। अब इम का ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर इम के डैड को बताता है कि हमें उसका लार्ज इंटेस्टाइन और एनस निकालना पड़ा, जिसकी वजह से हमें उसकी बॉडी में आर्टिफिशियल एनस लगाना पड़ा। और अब इम के शरीर में एक ऑस्टमी बैग लगाया जाएगा जिसमें उसका वेस्ट मटेरियल निकलेगा। उसे पूरी जिंदगी अब इसी तरह से रहना पड़ेगा। एक हैवान की वजह से यह हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से टूट गया। इम जब होश में आती है तो उसके डैड उससे मिलने के लिए जाते हैं। इम अपने डैड से पूछती है कि डैड आज आप काम पर नहीं गए। उसके डैड कहते हैं कि मेरा काम हो चुका है। इम अपने डैड से कहती कि डैड उस बुरे आदमी को जरूर पकड़ना, उसने मुझे बहुत दर्द पहुंचाया। उसने जो पैंट पहनी थी उसमें बहुत सारी पॉकेट्स थी। इम के डैड उसे कहते हैं कि तुम अभी आराम करो। इम कहती है कि मुझे नींद आ रही है और अगर मैं सो गई तो शायद मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। दरअसल वो चाहती है कि किसी भी कीमत पर उस आदमी को पकड़ा जाए। हालांकि इम मात्र 8 साल की है, लेकिन वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है। इम अब सो जाती है और उसके डैड बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए उसके वार्ड से बाहर निकलते हैं। वहीं इम के डैड को पता चलता है कि जिस आदमी ने उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है, पुलिस को उसके बारे में पता चल चुका है। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां पर उसे पुलिस बताती है कि अभी उस आदमी के खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। इसके लिए हमें इम के स्टेटमेंट की जरूरत होगी। इम के डैड जब ये बात इम की मॉम को बताते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहती कि अभी अभी वो इतने बड़े हादसे से गुजरी है और तुम चाहते हो कि वो पूरा हादसा दोबारा से याद करे। यहाँ पर इम की मॉम डैड के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि ये दोनों भी मेंटली तौर पर पूरी तरह से अनस्टेबल है। तभी यहाँ पर जो लेडी पुलिस होती है वो इम के डैड को बोलती है कि आप घर जाओ और इम के जो खिलौने हैं वो लेकर आओ। ये सुनकर इम के डैड हैरान होते हैं। लेडी पुलिस उसे बताती है कि इम के लिए जो साइकेट्रिक अपॉइंट की गई है उसने मुझे ऐसा तुमसे कहने के लिए कहा है। इम के डैड घर आ जाते हैं और वहां पर जो उसका सबसे प्यारा कार्टून कैरेक्टर कोको मॉन्क होता है वो उसे उठाकर अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में वो लेडी साइकेट्रिक आती है जो अब इम का इलाज करेगी, जो उससे बात करेगी। ये फिजिकली चैलेंज्ड होती है, यानी कि ये चल
नहीं सकती। वो इम के पास जाती है। इम के डैड उसका कार्टून कैरेक्टर जो घर से लेकर आए होते हैं, साइकेट्रिक उससे उसे नॉर्मल करने की कोशिश करती है और जब वो नॉर्मल हो जाती है तो वो उससे सवाल पूछना शुरू करती है। यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है और अब इम को एक एक करके कई लोगों की फोटो दिखाई जाती है और जब उसकी आंखों के सामने वो चेहरा आता है जिसने उसका ये हाल किया है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। साइकेट्रिक समझ जाती है कि यही वो आदमी है। इसके बाद इम को कई सारी छोटी छोटी फोटोज दिखाई जाती है और इम को कहा जाता है कि इनमें से वो आदमी कौन है। इम बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है और उस दरिंदे की फोटो पर उंगली लगाती है जिसने उसका ये हाल किया है। अब पुलिस के पास पूरे सबूत है, वो उसको अरेस्ट कर सकती है। साइकेट्रिक जब यहाँ से बाहर जा रही होती है तो वो इम के डैड को कहती है कि इम को फिजिकली इमोशनली दोनों तरह से हील करना होगा और ये फैमिली की मदद के बिना नहीं हो सकता। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो अपना विजिटिंग कार्ड देती है। वो कहती है कि तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। ये सुनने के बाद इम की मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम हमारे दिमाग में क्या डालने की कोशिश कर रही हो और वो उसका कार्ड उसे वापस कर देती है। वहीं पुलिस अब उस रेपिस्ट को पकड़ लेती है। उसके पकड़े जाने के बाद मीडिया में बात बहुत ज्यादा उछल जाती है और सब के सब हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं और जब ये बात इम के डैड को पता चलती है तो भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। वो अपनी बेटी को मीडिया से बचाना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया इस बात को किस हद तक उछालेगी और जब वो अपनी बेटी को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे होते हैं तभी मीडिया भी अंदर आ जाती है। लेकिन इम के डैड अपनी बेटी को गोद में उठा लेते हैं, साथ ही साथ उसकी ग्लूकोज की बोतल को भी पकड़ लेते हैं और सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर जाते हैं। इम की मॉम भी मीडिया को रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर इम की मॉम बेहोश हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी होती है। इम के डैड इम को एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं। इम अपने डैड से पूछते हैं क्या मैंने कोई गलती की है। उसके डैड कहते कि नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। यहाँ पर इम का क्लोस्टमी बैग जिसके अंदर उसका टॉयलेट वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है वो हिल जाता है जिस वजह से उसका टॉयलेट बेड पर गिरना शुरू हो जाता है और जब उसके डैड उसे फिक्स करने के लिए उसके कपड़े खोलना शुरू करते हैं तो उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का अटैक आ जाता है। यानी कि उसे वो पल वो घटना याद आ जाती है जब उस रेपिस्ट ने उसका रेप किया था। वो पूरी तरह से रेस्टलेस हो जाती है। शुरू में उसके डैड समझ नहीं पाते पर कुछ ही पल बाद वो समझ जाते हैं कि उनकी बेटी क्या फील कर रही है। वो पीछे हट जाते हैं और इस बात से उनका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो शाम को दोबारा से इम के रूम में जाते हैं और इम उन्हें देखकर अपने आप को पूरी तरह से चादर से कवर कर लेती है। वो इम को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुमसे ज्यादा मिलने के लिए नहीं आ सकती। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हें एक सिबलिंग चाहिए, बहुत जल्द तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाली है। लेकिन इम अपने डैड से बिल्कुल भी बात नहीं करती और ना ही वो अपने चेहरे से चादर हटाती है। इस बात से इम के डैड को बहुत दुख होता है। वो समझ जाते हैं कि आज सुबह जो इंसिडेंट हुआ था उस वजह से इम ना उन्हें देखना चाहती है ना उनसे बात करना चाहती है। इम के डैड का इससे दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो इम को कहते हैं कि मैं बाहर हूँ, तुम्हें अपना मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है और वो वहां से बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे हॉस्पिटल का बिल भी बढ़ रहा होता है और इम के डैड के पास इतने पैसे नहीं होते, इसीलिए वो अपने दोस्त को कॉल करते हैं जिसके साथ वो काम करते हैं। उसके दोस्त ने पहले भी उसकी मदद की थी और अब भी वो उसकी मदद करता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि तुम ये मत समझना कि तुम छुट्टी पर हो। दरअसल वो अपने दोस्त के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न होता है। अब वो दिन आता है जब कोर्ट में उस आदमी की पेशी है जिसने इम का रेप किया था और जब उससे कोर्ट में सवाल पूछे जाते हैं तो पूरी तरह से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता हूँ, मैंने पूरी रात काम किया, सुबह मैंने दारू पी और वापस अपने घर आकर सो गया, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। हालांकि उसके खिलाफ पूरे सबूत होते हैं। उसके कपड़ों पर इम का ब्लड होता है, साथ ही साथ उसके जूतों पर उस जगह की मिट्टी भी होती है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ था। वो अपराधी ये बोल देता है कि मेरे जूते चोरी हो गए थे और एक दिन पहले जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया तो अपना भी मेरे घर के बाहर आ गए। दरअसल उसके कहने का मतलब ये होता है कि पुलिस उसे फंसा रही है। यहाँ पर इम के डैड का वो दोस्त भी होता है जो उसकी मदद करता है। वो जूता उठाकर उसे मारता और उसे कहता है क्या तुम अपने आप को इंसान कहते हो। पुलिस वाले उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं और अब इम के डैड वापस हॉस्पिटल में आते हैं और वो देखते हैं कि इम के कमरे में कुछ लोग हैं जो कार्टून की ड्रेसेस पहनकर उसे एंटरटेन कर रहे हैं और इम भी इससे बहुत खुश होती है। दरअसल ये उसकी वाइफ की दोस्त और यहाँ की नर्स होती है। ये सब कुछ उस साइकेट्रिस्ट ने करने को कहा था जो यहाँ पर इम की गवाही लेने के लिए आई थी। उसकी वाइफ ने उसे दोबारा बुला लिया होता है लेकिन कॉस्ट्यूम का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। इम इस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकता
और जब वो कॉस्ट्यूम वालों को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है, वो उनसे ये भी पूछता है कि एक कॉस्ट्यूम की एक हफ्ते की कीमत कितनी है। वो उसे बताते हैं कि $350, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है। वो कहता है क्या मुझे इंस्टॉलमेंट में ये मिल सकता है। ये सुनने के बाद वो आदमी समझ जाता है कि इसके पास पैसे नहीं है। साथ ही साथ उसे उसके हालातों का अंदाजा भी है, इसीलिए वो उसे एक कॉस्ट्यूम फ्री में दे देता है। वो कहता है जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे लौटा देना। और ये ड्रेस ये फेस कोकोमोंग का होता है। और अब उसके डैड वो कोकोमोंग की ड्रेस पहनकर उसके कमरे में जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। साथ ही साथ वो अपने कोकोमोंग को अपने गले से भी लगा लेती है। अगली सुबह साइकाइट्रिस्ट एक बार फिर से इम से बातें करती है। ये दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। साइकाइट्रिस्ट इम को ये भी बताती है कि तुम्हारे स्कूल खुलने वाले हैं। दरअसल समर वेकेशन चल रही थी। वो इम से पूछती है क्या तुम स्कूल जाना चाहोगे। इम कहती है कि नहीं। दरअसल इम को लगता है कि जो भी उसके साथ हुआ है वो उसके सब दोस्तों को पता है, इसीलिए वो शर्मिंदगी की वजह से स्कूल नहीं जाना चाहती। साइकाइट्रिस्ट उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा लगता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इम के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। वो बताती है कि मेरी वजह से मेरे मॉम डैड काम पर नहीं जा पाते, साथ ही मेरी बीमारी में यहाँ पर इलाज में बहुत ज्यादा खर्चा भी हो रहा है। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैं अपने दोस्तों को, स्कूल को बहुत मिस करती हूँ, पर पता नहीं कि मैं स्कूल जा पाऊंगी कि नहीं। मैं हर रात को सोने से पहले प्रे करती हूँ कि अगली सुबह जब मैं उठूं तो सब कुछ ठीक हो जाए, ये एक सपना हो। पर जब भी मेरी आंख खुलती है तो सब कुछ वैसे ही रहता है जैसा इस वक्त है। मेरी ग्रैनी हमेशा कहा करती थी कि मैं मरना चाहती हूँ। उस वक्त मैं उस बात को नहीं समझ पाती थी, लेकिन अब मैं उस बात को समझ सकती हूँ। पता नहीं मैं पैदा ही क्यों हुई। दरअसल उसके दिल और दिमाग में बहुत सारे ऐसे घाव हैं जिन्हें भरने में अभी बहुत वक्त लगेगा। अब उसकी मॉम डैड उसे घर लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी डैड की तरफ नहीं देखती। इसीलिए जब उसके डैड ड्राइव करते हैं तो वो बीच में एक पर्दा लगा लेते हैं। अब इनकी गाड़ी उस जगह से गुजरती है जहां पर इनके साथ ये हादसा हुआ था, और उस जगह को देखकर उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसके डैड फास्ट ड्राइव करके घर पहुंच जाते हैं, पर गाड़ी से उतरते उसे वॉमिट हो जाती है। तभी वो अपनी मॉम की शॉप के बाहर देखती है कि वहां पर उसके दोस्तों ने, खास तौर पर पीट ने, बहुत सारे उसके लिए अच्छे अच्छे नोट्स लिखे होते हैं। ये देखकर उसे अच्छा लगता है। अगली सुबह पीट उसके डैड के पास आता है और वो कहता है कि अगर उस सुबह मैं इम के साथ गया होता तो उसके साथ ये हादसा नहीं होता। और ये कहने के बाद वो जोर जोर से रोने लग जाता है। इम के डैड समझाते कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। इम के दोस्तों ने यहाँ पर उसे बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स लिखे होते हैं, इसीलिए अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और अगले दिन उसकी आंट उसे स्कूल ले जाती है, पर उसके पेट में जो उसका क्लोस्टमी बैग बंधा होता है जिसमें उसका वेस्ट मटेरियल आएगा, उससे उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि जब बच्चे पूछेंगे कि ये क्या है तो उसके पास इसका कोई भी जवाब नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पर उसके दोस्त भी उसे देख रहे होते हैं, इसीलिए इम थोड़ा सा घबरा जाती है। पर तभी उसके डैड वहां पर कोकोमोंग की ड्रेस पहन कर आ जाते हैं, जिससे उसे देखकर बहुत खुशी होती है और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी आता है, और वो अपनी आंट के साथ स्कूल चली जाती है। यहाँ पर उसके डैड हमेशा उसे चेस करते रहते हैं ताकि उसको अकेलापन ना लगे, और वो उसकी टीचर से ये भी कह देते हैं कि उसे मेल टीचर से दूर रखे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेल्स को लेकर उसके दिल में बहुत डर है। साथ ही साथ वो अपनी बेटी के लिए एक बैग भी लाते हैं जो कमर में बांधने वाला होता है, जिसमें वो चॉकलेट डाल देते हैं, ताकि जब बच्चे उसे पूछे कि तुम्हारी कमर में ये क्या है तो वो बता सके कि ये बैग है जिसके अंदर चॉकलेट है। उसके डैड नहीं चाहते कि उसकी बेटी को किसी भी तरह से एम्बैरेसमेंट हो। और अगले दिन स्कूल में होता भी ऐसे ही है। उसके दोस्त उससे पूछते कि तुम्हारी कमर में ये क्या है। वो कहती है कि इस बैग के अंदर चॉकलेट है। वो उन्हें चॉकलेट खाने के लिए भी देती है। और अब पीट और वो दोनों एक साथ घर जाते हैं, और पूरे रास्ते उसके डैड दूर से उसे बार बार एंटरटेन करते रहते हैं ताकि वो उसे कॉन्फिडेंस दिला सके कि उसका दोस्त उसके साथ है। और बहुत जल्दी वो समझ जाती है कि इसके अंदर उसके डैड है। वो कोकोमोंग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोकोमोंग उससे बात नहीं करता, इसीलिए वो उसे अपनी मॉम के पास ले जाती है और कोकोमोंग से पूछती है क्या तुम्हारे अंदर मेरे डैड हैं। और जब कोकोमोंग का मास्क उतारा जाता है तो उसके अंदर उसके डैड होते हैं। दरअसल इसके अंदर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और इम के डैड पूरी तरह से पसीने में भीगे हुए होते हैं। इम अपने डैड का पसीना पोंछती है और उसके डैड और उसके बीच में जो दूरियां थी अब वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद इम के डैड को बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि इम का केस अब कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि रेपिस्ट ने क्लेम किया है कि
वो फिजिकली और मेंटली कमजोर है। साथ ही साथ जिस सुबह यह हादसा हुआ था उस सुबह वो ड्रंक था, इसीलिए उसने पिटीशन दर्ज की है। और जो गवाही हमने इम की कैमरे में रिकॉर्ड की थी वो भी अब खारिज कर दी गई है, यानी कि इम को कोर्ट में आना पड़ेगा। इम के डैड जानते हैं कि ये इम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उस आदमी का सामना कभी भी नहीं कर पाएगी जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया। अब इम के डैड उस रेपिस्ट से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैंने सब कुछ किया हो तो मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। कोई इंसान ऐसा नहीं करता, एक सुअर ही ऐसा काम कर सकता है। पर अगले पल वो समझौते की बात भी करता है। वो कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मैं पैसे कमा लूंगा और तुम जितना बोलोगे मैं उतना पैसा तुम्हें दे दूंगा। इम के डैड समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इसको सब कुछ याद है। और अब वो रेपिस्ट इम के डैड को धमकी देता है। वो कहता है कि अगर तुमने समझौता नहीं किया तो मैं बहुत जल्दी जेल से निकल जाऊंगा और जो मैंने एक बार किया वो दोबारा भी कर सकता हूं। इससे इम के डैड को गुस्सा आ जाता और चेयर से वो गिलास पर मारना शुरू कर देते हैं। अब वो दिन आता है जब एक बार फिर से कोर्ट में इसी रेपिस्ट की पेशी है। यहाँ पर इम को भी बुलाया जाता है। इम इसे पहचान लेती है, पर बावजूद इसके जज उसे केवल 12 साल की सजा देता है। इससे कोर्ट में बैठा हुआ हर इंसान पूरी तरह से भड़क जाता है और अब इम के डैड उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल इम के डैड ने एक रात पहले ये डिसाइड कर लिया था कि अगर जज ने उसे कम सजा सुनाई तो उसे मार देंगे। इम ने ये बात सुन ली थी और जब इम के डैड उसे मारने के लिए जाते हैं तो इम अपने डैड का पैर पकड़ लेती है। वो अपने डैड से रोते रोते कहती है कि डैड घर चलो। उसके डैड उसके कहने पर रुक जाते और अपनी बेटी को गले से लगा लेते। अब कुछ वक्त बीतता है और दिखाया जाता है कि इम की मॉम की डिलीवरी हो चुकी है। इम का एक भाई हुआ है। इम के डैड कहते हैं कि मैंने इम का नाम रखा था और अब इम अपने भाई का नाम रखेगी। यहाँ पर उसका दोस्त पीट भी होता है और पीट और इम उसी तरह से मजाक करते हैं जैसे पहले क्या करते थे। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल दिखता है, पर शायद कि ये सच होता। इम कई बार स्कूल से स्कूल खत्म होने से पहले निकल जाती है। आज भी वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। पर यह सच होता है कि उसके भाई की उसकी जिंदगी में आने के बाद उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद, नई खुशी, नया पर्पस आया है जो उसे जिंदगी में एक नई दिशा देता है। ये कहानी कुछ लोगों की जिंदगी का ऐसा दर्द है जो जिंदगी भर उनके साथ रहता है, जिसे चाहकर भी इस दुनिया का कोई इंसान महसूस नहीं कर सकता। भले उन्हें इस दुनिया की सारी खुशियां चांद तारे तोड़कर दे दो, लेकिन जो उनके साथ बीता होता है, जो बीत रहा होता है, उसे समझ पाना, महसूस करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। तो ये थी एक कोरियन कहानी जिसका नाम है होप। ये मूवी ईयर 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.3। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आप, मैं और हम सब कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे।